हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक ग्रुप थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसको आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, साथ ही साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक में घुमा करके, है ना। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को किसी भी टॉपिक में डाला जा सकता है। कभी आपसे दो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के बीच में होमोमॉर्फिज्म्स पूछ लेगा, कभी किसी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सब गिवन ऑर्डर पूछ लेगा, कभी किसी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप में कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे इस प्रश्न के बारे में पूछ लेगा। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। तो हम आज के लेक्चर में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है वो जानेंगे, साथ ही साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे क्या होता है, देन विल सी कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सुना होगा, ए और बी अगर दो सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपके पास G1 और G2 दो ग्रुप्स हैं तो उनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाता है। वो ऑपरेशन क्या हो हम यहाँ पे बताएंगे भी आपको। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाता है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब इसको ग्रुप समझते हैं, हम मानते हैं, तो हम इसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिख के समझाता हूँ। मान लीजिए कि G1 और G2 कोई दो ग्रुप हैं। लेट G1 एंड G2 बी एनी टू ग्रुप्स, एनी टू ग्रुप्स। ठीक है, अब यहां पे जब मैं G1 और G2 को ग्रुप कह रहा हूं तो एक चीज अंडरस्टूड है, यहां पे मैं मेंशन करूं चाहे ना करूं, चलो मैं मेंशन कर भी देता हूं। ठीक है, वो चीज हमेशा अंडरस्टूड है। जब मैं कहता हूं कि लेट G1 एंड G2 भी ग्रुप, तो मैं कह रहा हूं कि G1 पे कोई ना कोई ऑपरेशन ऑलरेडी दिया होगा। मान लो *1 दिया है, और ऐसे ही मान लो मैं G2 को ग्रुप बोल रहा हूं तो उस पर भी कोई ना कोई ऑपरेशन दिया होगा। तो मान लो G2 पे जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसका नाम हम रख दे रहे हैं *2। सो लेट G1 *1 एंड G2 *2 be any two groups. Then the set G1 cross G2 which contains elements of the type A, B, where A comes from G1 and B comes from G2. ठीक है ना, is a group with respect to, तो ये अब ऑपरेशन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, with respect to what ऑपरेशन, अगर आपको A, B को ऑपरेट करना है, या लेट मी से आपको A, B स्टार करना है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख दो ऑपरेशन स्टार, डिफाइंड एज A डैश B डैश इक्वल्स A*1 A डैश B*2 B डैश। मतलब अगर मुझे G1 क्रॉस G2 के दो एलिमेंट A, B और A डैश B डैश को ऑपरेट करना है तो मैं ये आंसर लिखूंगा उसका, जहां पे ऑब्वियसली A क्योंकि G1 का है और A डैश भी G1 का है, पहले कंपोनेंट G1 से होंगे, दूसरे कंपोनेंट G2 से होंगे। क्योंकि ये G1 का है, ये भी G1 का है, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो G1 का होगा, मतलब *1 ऑपरेशन। और ये G2 का है, ये भी G2 का है, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन लगेगा कि वो G2 का लगेगा, और G2 पे ऑपरेशन है *2। तो ये आपका एक मीनिंगफुल ऑपरेशन है, एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट इट इज इन फैक्ट अ बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो ग्रुप। अब ग्रुप है तो भाई ग्रुप तो ऐसे बन नहीं जाएगा। ग्रुप के लिए पहले तो आपको जो है एसोसिएटिविटी वेरीफाई करनी पड़ेगी, दैट यू कैन वेरीफाई वेरी इजीली। ठीक है, एसोसिएटिविटी कैन बी वेरीफाइड वेरी इजीली। ठीक है, सेकेंड
आइडेंटिटी चाहिए आपको, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि अगर G1, ध्यान सुनना, इफ G1 इज आइडेंटिटी ऑफ, सॉरी, इफ E1 is identity of G1 and E2 is identity of G2, then E1 comma E2 is identity of G1 क्रॉस G2, आइडेंटिटी हो गया। थर्ड क्या चाहिए आपको, हर एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए। तो फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, ये बहुत आराम से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो A कॉमा B का इन्वर्स होगा वो कुछ और नहीं बल्कि A का इन्वर्स कॉमा B का इन्वर्स होगा, जहां A का इन्वर्स आप G1 में ले रहे हैं और B का इन्वर्स ऑब्वियसली आप G2 में ले रहे हैं, क्योंकि A G1 का एलिमेंट है, B G2 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, पहली बात तो। ओके, आगे देखते हैं। तो ये ग्रुप बना देगा आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको देखना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मान लो पास G1 ग्रुप होता मेरा U8 मतलब 1 3 5 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, और मान लो मेरा G2 ग्रुप होता Z2, तो Z2 किसके रिस्पेक्ट ग्रुप होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2। तो अगर मैं G1 क्रॉस G2 की बात करता इस पर्टिकुलर ग्रुप में, आपको ध्यान होगा G2 में क्या एलिमेंट सॉरी Z2 में क्या एलिमेंट आएंगे, 0 और 1। तो इफ यू टॉक अबाउट G1 क्रॉस G2, दिस विल बी क्या होगा, 1 कॉमा 0 1 कॉमा 1 3 कॉमा 0 3 कॉमा 1, ऐसे ही 5 कॉमा 0 5 कॉमा 1 एंड 7 कॉमा 0 7 कॉमा 1। ठीक है, तो ये एलिमेंट आएंगे आपके G1 क्रॉस G2 में, और आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आप ये अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा कि अगर आपको A कॉमा B को ऑपरेट करना है A डैश कॉमा B डैश पे, तो पहले दोनों एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 ऑपरेशन लगेगा, और दूसरे जो ये दोनों हैं इनके बीच में एडिशन मॉड्यूलो 2 लगेगा, तो B प्लस एडिशन मॉड्यूलो 2 B डैश। तो इस ऑपरेशन के शक्ल में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आपका सेट है वो एक ग्रुप बनाएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो G1 की आइडेंटिटी क्या है, G1 की आइडेंटिटी है 1 और G2 की आइडेंटिटी है 0, तो इसकी आइडेंटिटी होगी 1 कॉमा 0। ठीक है, और हर एक का इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा G1 क्रॉस G2। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देख लेते हैं G1 क्रॉस G2 की। पहली चीज तो ये कि जैसे आपने दो ग्रुप्स का क्या नाम है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन किया है, वैसे ही दो से अधिक ग्रुप्स का भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इनफैक्ट इफ G1 G2 Gk आर ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट 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 Gk, जिसमें कि एलिमेंट आएंगे A1 कॉमा A2 कॉमा AK, जहाँ पे हर AI एलिमेंट होगा, हर AI जो होगा वो एलिमेंट होगा कैपिटल GI का, फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 to डॉट 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 K। ठीक है, इज a group with respect to, वही सेम ऑपरेशन क्या कि अगर A1 कॉमा A2 डॉट 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 AK को स्टार करना है A1 डैश कॉमा A2 डैश कॉमा AK डैश के साथ, तो याद रखना आप भले यहाँ लिख दो ऐसे A1 डैश कॉमा A2 डैश, बट याद रखना जब आप ऐसा लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ऑपरेशन है वो करस्पॉन्डिंगली G1 G2 Gk के हैं। पहले कंपोनेंट्स के बीच में ऑपरेशन G1 का, दूसरे में G2 का, तीसरे में G3 का, एंड सो ऑन। अभी बार बार लिखा नहीं जाएगा लेकिन अंडरस्टूड है। ठीक है, G1 G2 Gk ग्रुप्स लिख दिए, इसका मतलब नहीं कि उन पे सेम ऑपरेशंस है, डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने डॉट 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 लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बस जो भी ग्रुप के वो एलिमेंट है उनमें जैसे भी आप दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं वो ऑपरेट करना है। तो दो या दो से अधिक ग्रुप्स का भी आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gk का E1 E2 Ek। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड। तो याद रखिएगा G1 क्रॉस G2 इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ G1 and G2 both are abelian। और इनफैक्ट इसका जो है आप फाइनाइटली मैनी ग्रुप्स का एडीपी भी जब बनाओगे G1 G2 Gk का, तो उसका भी G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gk जो है तभी और तभी एबिलियन आएगा जब आपका G1 G2 Gk हर एक एबिलियन हो। एक भी नॉन एबिलियन हुआ तो एडीपी जो है एबिलियन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर A, B बिलोंग्स टू कोई एलिमेंट है G1 क्रॉस G2, और अगर आप ऑर्डर ऑफ A, B की बात करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी इनफाइनाइट इफ ऑर्डर A इज इनफाइनाइट और ऑर्डर B इज इनफाइनाइट। कोई भी एक अगर इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट होगा, अदरवाइज अगर दोनों फाइनाइट है तो इट विल बी द एलसीएम ऑफ ऑर्डर A एंड ऑर्डर B। ठीक है ना, इफ ऑर्डर A इज फाइनाइट एज वेल एज ऑर्डर B इज फाइनाइट। ठीक है, तो पहला तो आपको ये पता चल गया, दूसरा आपको ये पता चल गया, तीसरा देखिए प्रॉपर्टीज का, अगर G1 क्रॉस G2 साइक्लिक है, इफ G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक, देन G1 and G2 both must be cyclic, not conversely। मतलब अगर G1 G2 का एडीपी साइक्लिक है तो दोनों ग्रुप्स G1 और G2 को साइक्लिक होना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों साइक्लिक हैं तो जरूरी नहीं कि उनका एडीपी साइक्लिक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Z2 क्रॉस Z2 की बात करूं, अगर मैं G1 मेरा Z2 हो गया, G2 भी मेरा Z2 हो गया, दोनों साइक्लिक है, लेकिन इनका एडीपी आता है 0 0 0 1 1 0 1 1। और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है और इसका 2 है Z2 में तो एलसीएम 2 आएगा। इसका ऑर्डर 2 है, इसका 1 है तो एलसीएम 2 आएगा। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। अब जितने भी एलिमेंट Z2 क्रॉस Z2 उनमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 है या 2 है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है, जबकि आपका ग्रुप 4 ऑर्डर का है, मतलब ये साइक्लिक नहीं है। 4 ऑर्डर के ग्रुप के पास अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो फिर वो साइक्लिक नहीं है। सो आप ये देख पा रहे हो कि G1 G2 आर साइक्लिक, G2 आर साइक्लिक, बट G1 क्रॉस G2 इज नॉट साइक्लिक। ठीक है ना, नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका कि इफ G1 and G2 are two cyclic groups of finite order, then G1 cross G2 is cyclic if and only if GCD of order G1 and order G2 is equal to 1। अगर G1 G2 दो साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तभी साइक्लिक आएगा जब उनके ऑर्डर्स का GCD 1 आए। ठीक है, इनफैक्ट आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, इन पर्टिकुलर Zm क्रॉस Zn, ये दोनों साइक्लिक है ना, तो इनका एडीपी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ
इसका ऑर्डर कितना है, पहले वाले का m, दूसरे वाले का n, है ना। तो इफ एंड ओनली इफ m और n का GCD इक्वल टू 1। अब इस आइडिया को आप और एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस 2 के लिए ही काम करेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास इफ G1 G2 Gk आर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट 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 Gk is cyclic if and only if GCD of Mi with Mj, या ऐसे बोलो order of Gi with order of Gj is equal to 1 for all I and j running from 1 to up to k, and obviously I not equal to j। ठीक है, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे कि ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस, अगर आपके पास ZMK हैं तो ये साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ Mi, Mj इक्वल टू 1 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j एंड ij रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू k। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है महत्वपूर्ण जो आपको पता होना चाहिए। ये 3-4 रिजल्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट्स और भी बहुत सारे ADP पे बनाए जा सकते हैं, उतने सारे रिजल्ट्स हम जो है इस लेक्चर में नहीं कवर करने वाले। अब हम कुछ प्रश्न लेने वाले हैं। जैसे ये पहला प्रश्न आपके पटल पे है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन द ग्रुप Z4 क्रॉस Z3। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको Z4 क्रॉस Z3 में 6 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए। कितने ऑर्डर के, 6 ऑर्डर के एलिमेंट। तो मान लीजिए मैंने A, B कोई ले लिया Z4 क्रॉस Z3 में, और मुझे चाहिए कि ऑर्डर ऑफ A, B 6 हो जाए। A, B का ऑर्डर 6 होने का मतलब ये हुआ कि जो LCM है ऑर्डर A और ऑर्डर B का, वो मुझे 6 चाहिए। अब A किसका एलिमेंट है, A इज एन एलिमेंट ऑफ Z4 एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ Z3। तो A का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1, 2 या 4, और B का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 या 3। अब मुझे A और B का ऑर्डर ऐसा चाहिए LCM 6 आए। तो देखो A का ऑर्डर क्या लूँ और B का ऑर्डर क्या लूँ कि LCM 6 आए। यहाँ देखो बनाता हूँ मैं ऑर्डर A और ऑर्डर B में ऐसा क्या लूँ कि LCM 6 आए। पहले अगर मैं ऑर्डर A का 1 लेता हूँ, है ना, तो ऑर्डर A का 1 लेके B का ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं ले सकता 1 और 3 में से कि LCM 6 आ जाए। तो मतलब 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट मीन्स इन भाई साहब को भगाओ। फिर अगर मैं ऑर्डर A का 2 लेता हूँ तो 2 का 3 के साथ LCM जो है आपका 6 आ जाएगा। तो इसको अगर 2 लो तो इसको 3 लो। अब अगर आप 4 लो तो 4 का ना तो 1 के साथ ना तो 3 के साथ LCM 6 आएगा। तो बस यही एक केस बचा। अब एक ऑर्डर 2 है, ए Z4 का एलिमेंट है, तो Z4 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 2। और ऐसे B 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, Z3 में है, Z3 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 3। तो 5 2 की वैल्यू हो गई 1, 5 3 की वैल्यू हो गई 2। तो आंसर आ गया आपका 2, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे लेट P be a prime greater than 3 and G with the group ZP cross ZP, then which of the following is are true? Every subgroup of G must be cyclic. Every subgroup of G is of the form H1 cross H2 where H1 and H2 are subgroups of G. Number of subgroups of G नहीं, subgroups of ZP होगा यहाँ पे, प्लीज ये बना लीजिए। This has to be subgroups of ZP। ठीक है, H1 H2 are subgroups of ZP. Number of cyclic subgroups of order P in G is at least 6. The number of cyclic subgroups of order P in G is at least P plus 1. पहला प्रश्न है कि एवरी सबग्रुप ऑफ G मस्ट बी साइक्लिक। G कौन सा ग्रुप है, ZP क्रॉस ZP। ZP साइक्लिक होता है, हाँ होता है। ZP साइक्लिक होता है, हाँ होता है। दो ग्रुप अगर फाइनाइट ऑर्डर के हैं, साइक्लिक है, तो उनका ADP साइक्लिक कब होता है, जब उनके ऑर्डर्स का GCD 1 हो। तो ZP का ऑर्डर P है, दूसरा वाला जो ZP है उसका ऑर्डर भी P ही है, दोनों का
GCD क्या आएगा, P। तो 1 तो नहीं आया, इसका मतलब इनका ADP साइक्लिक नहीं होगा। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ G मस्ट बी साइक्लिक गलत हो गया। क्यों? क्योंकि G खुद अपने आप का सब ग्रुप है पर वो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म H1 क्रॉस H2 वेयर H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ ZP। ठीक है, ओके, देखो जरा ध्यान से इसको समझना। 1,1 आपका एलिमेंट है कि नहीं ZP क्रॉस ZP का, है ना। तो ऑर्डर ऑफ 1,1 क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 ZP में P होता है, तो इसका मतलब P और P का एलसीएम विच इज P। ऑर्डर ऑफ 1,1 आ गया P। बेटा अगर ऑर्डर ऑफ 1,1 P आ गया तो अगर मैं ये सब ग्रुप H बनाऊं जो कि मैं जनरेट कर रहा हूँ 1,1 से, इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, पहली बात तो इसमें 1,1 आएगा, फिर इसका ट्वाइस 2,2 आएगा, फिर थ्राइस 3,3 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। P-1, P-1 आएगा और लास्ट में P होके 0 हो जाएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, P एलिमेंट आएंगे, है ना। अब मुझे ये बताओ व्हाट आर द सब ग्रुप्स ऑफ ZP। ध्यान से देखना इस बात को, सब ग्रुप्स ऑफ ZP आर व्हाट, सब ग्रुप्स ऑफ, इसको मैं G1 कह देता हूँ, इसको मैं G2 कह देता हूँ, हैं तो दोनों सेम ही हालांकि। सब ग्रुप्स ऑफ G1 आर, एक होगा सिंगल्टन 0 और एक होगा पूरा ZP। एंड व्हाट आर द सब ग्रुप्स ऑफ G2, सेम, क्योंकि G1 G2 सेम ही है, सिंगल्टन 0 और ZP। अब जरा ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये कह रहे हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज द फॉर्म H1 क्रॉस H2, जहां H1 H2 ZP के सब ग्रुप्स हैं। तो अगर मैं H1 H2 ZP के सब ग्रुप लेके H1 क्रॉस H2 सब ग्रुप बनाऊं तो कौन कौन से सब ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से सब ग्रुप बनेंगे, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। मेरे पास जो ऑप्शंस हैं H1 H2 के पास वो क्या हैं, जो अपने H1 H2 लेने हैं सब ग्रुप्स ऑफ G, H1 और H2 के पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो वो सिंगल्टन 0 हो या तो पूरा ZP हो। तो जब आप H1 क्रॉस H2 बनाओगे यहाँ से, तो या तो दोनों को सिंगल्टन 0 लो के ये बना दोगे 0,0, है ना, या फिर आप एक को सिंगल्टन 0 लोगे, दूसरे को पूरा ZP लोगे, या फिर आप इस वाले को ZP लोगे, दूसरे वाले को सिंगल्टन 0 लोगे, या फिर आप दोनों को ZP लोगे। तो आपका H1 क्रॉस H2 विल बी ZP क्रॉस ZP। अब मुझे जरा ध्यान से देख के बताना, क्या इनमें से जितने भी ग्रुप हैं उनमें से कोई भी H के बराबर आया है, कोई भी अगर आया होता तो मतलब H हो जाता H1 क्रॉस H2 फॉर्म का, पर क्या आया है, H1 क्रॉस H2 पहला 0,0 है, क्या ये 0,0 ग्रुप बन रहा है, इसमें तो P एलिमेंट है, कैसे 0,0 बन जाएगा, P कम से कम 5 है। H1 क्रॉस H2 दूसरे वाले में देखो तो हमेशा पहला कंपोनेंट 0 रहेगा, क्योंकि 0 क्रॉस ZP है तो पहला कंपोनेंट इस EDP का 0 आएगा हमेशा। बट क्या अपने में हर एक का पहला कंपोनेंट 0 है, एक ही का है बस, किसका, आइडेंटिटी का, मतलब इसके बराबर भी नहीं हो सकता। इसमें आने के लिए सेकंड कंपोनेंट 0 रखना पड़ेगा, पर अपने पास केवल एक ही एलिमेंट है H में जिसका सेकंड कंपोनेंट 0 है, तो इसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें टोटल P² एलिमेंट आएंगे, जबकि अपने पास केवल P एलिमेंट है। मतलब ये जो H है वो ZP के जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स H1 क्रॉस H2 फॉर्म के थे उनमें से किसी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये कहना कि एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज द फॉर्म H1 क्रॉस H2 वेयर H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ ZP, ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। तो पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा देखते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P इन G इज एटलीस्ट 6। अब यहां देखना, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर डिवाइडेड बाई 5 ऑफ दैट नंबर। तो अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P, साइक्लिक लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल अगर ऑर्डर P कह देते तो साइक्लिक हो ही जाता क्योंकि P प्राइम है। तो यहाँ अगर साइक्लिक ना भी लिखा होता, केवल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P लिखा होता, तब भी आप कर पाते ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि P का ऑर्डर का साइक्लिक ही होगा। पर ठीक है, अब देखना, इधर देखो ध्यान से। तो अगर मुझे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P चाहिए तो ये क्या होगा, दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P डिवाइडेड बाई 5P।
कहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी चाहिए आपको? जेड क्रॉस जेड में। और जेड क्रॉस जेड में पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? जरा ध्यान सुनना, जेड क्रॉस जेड का कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी लोगे तो ए का ऑर्डर भी 1 या पी होगा, बी का ऑर्डर भी 1 या पी होगा। मतलब जो ए कॉमा बी एलिमेंट बनेगा उसका ऑर्डर भी 1 या पी ही होगा, क्योंकि एलसीएम 1 और पी के कॉम्बिनेशन में हमेशा 1 या पी ही बन पाता है। तो कहने का मतलब जेड क्रॉस जेड का हर एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 है या तो पी है। लेकिन 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी। तो मतलब बाकी जो बचे, कितने बचे? टोटल पी स्क्वायर एलिमेंट थे, एक आइडेंटिटी हटा दो, टोटल कितने बचे? पी स्क्वायर माइनस 1। तो जो पी स्क्वायर माइनस 1 एलिमेंट बचे उन सब का ऑर्डर पी होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इज पी स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 5p विच इज p माइनस 1। दिस इज p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई p माइनस 1। तो ये हो गया, इससे कैंसिल। तो आ गया आपका नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p आ गया p प्लस 1, है ना? ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p इन g इज एग्जैक्टली p प्लस 1। ये तो सही है। p क्या बारे में क्या बोला गया है कि p एक प्राइम है ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा प्राइम क्या है? पहला प्राइम 5। तो p प्लस 1 की कम से कम वैल्यू कितनी होगी? 6। इन्होंने जो लिखा है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p इन g इज एटलीस्ट 6, वो भी सही है, क्योंकि एग्जैक्टली p प्लस 1 आ रहा है और p प्लस 1 की वैल्यू एटलीस्ट 6 है, क्योंकि p एटलीस्ट कितना है? p एटलीस्ट आपका 5 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट G be the external direct product of groups S3 of permutations over 3 symbols and the group C star of non-zero complex numbers, then number of elements of order 6 in G। मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे A, B एलिमेंट चाहिए, A, B एलिमेंट चाहिए S3 क्रॉस Z6 में, Z6 नहीं C स्टार में, कि सच दैट ऑर्डर ऑफ A, B जो है वो 6 हो जाए। पहले मुझे ये बताओ कि कैसे कैसे 6 हो सकता है। तो इधर देखना, ऑर्डर A का तो आपको पता है S3 का एलिमेंट का ऑर्डर 1, 2 या 3 होता है, और C स्टार में तो हर ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है। C स्टार में हर ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, नहीं हर ऑर्डर के एग्जैक्टली, मतलब ये रिजल्ट याद रखना अगर नहीं पता आपको। फॉर एनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एनी n belongs to natural numbers, C star with respect to multiplication group has exactly phi n elements of order n। मतलब 6 ऑर्डर के phi 6, 3 ऑर्डर के phi 3 एंड सो ऑन। अब A का ऑर्डर अगर आपने 1 लिया तो B का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान देना, टेबल बनाना पड़ेगा। एक ऑर्डर यहाँ आपने 1 ले लिया, अब B का ऑर्डर क्या क्या ले सकते हो, यहाँ मैं दूसरी जगह बनाता हूँ, थोड़ी बड़ी टेबल बन सकती है। एक ऑर्डर मैंने 1 ले लिया, तो B का ऑर्डर में क्या क्या रख सकता हूँ कि एलसीएम 6 आए? एक ही रख सकता हूँ, बस 6। अगर एक ऑर्डर मैंने 2 रख दिया तो B का ऑर्डर 3 रखने पे भी एलसीएम 6 आएगा और B का ऑर्डर 6 रखने पे भी एलसीएम 6 आएगा। अगर एक ऑर्डर मैंने 3 रख दिया तो B का ऑर्डर 2 रखने पे एलसीएम 6 आएगा और B का ऑर्डर 6 रखने पे भी एलसीएम जो है वो 6 आएगा। और कोई तरीका? बस यही है ना। अब एक ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट मिलेगा S3 में, और B कहाँ से लेना है? C स्टार में 6 ऑर्डर के 5, 6 मिलते हैं। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलते हैं आपके S3 में? 3, है ना। और 3 ऑर्डर के कितने मिलेंगे C स्टार में? 5, 2। 2 ऑर्डर के यहाँ फिर से 3 और यहाँ 5, 6। 3 ऑर्डर के यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट आते हैं S3 में और यहाँ पे 5, 2, और 3 ऑर्डर के फिर से यहाँ 2 एलिमेंट और यहाँ पे 5, 6। तो हो गया आपका 5, 6 कितना हो गया? 2, है ना। 1 और 5 ही तो होंगे, और 5, 2 हो गया 1, तो ये 3 आ गया, और ये 3 इंटू 2 6 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। 5, 6 इज 2। 5, 6 की वैल्यू 2 रख दो, 5, 2 की वैल्यू 1 रख दो, हो गया काम। ठीक है, 2 और यहाँ देख लो एक बार 6 और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 2 6 6 12 3 15 2 17।
है ना। तो 17 एलिमेंट आएंगे इसमें, 6 ऑर्डर के। ऐसा NET क्वेश्चन जय में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक प्रश्न देखते हैं, ACSIR में आया है जून 2011 में, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन। जी ग्रुप दिया है Z10 क्रॉस Z15, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज और ट्रू। जी कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। याद रखना, 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये मैं एक रिजल्ट बता देता हूँ आपको, रिजल्ट आपको अगर ध्यान रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट रिजल्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P वेयर P इज प्राइम, P प्राइम होना चाहिए, है ना, इन ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZMK, ठीक है, इज इक्वल टू होता है P टू द पावर U माइनस 1, वेयर व्हाट इज U? U इज number of MIs divisible by P। मतलब M1 M2 MK में से कितने हैं जो P से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे अपने पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए, तो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। तो M1 M2 में कितने हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? एक ही है, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 आएगा। कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 3 ऑर्डर के निकालने के लिए अब करोगे 3 की पावर 3 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, उनमें से एक ही हो रहा है, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 तो हो गया आपका 2। तो 5 एलिमेंट कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर कहें जी कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। अब 5 ऑर्डर के निकालने हैं, 5 ऑर्डर वाले, है ना, तो 5 टू द पावर कितने हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों डिवाइड हो रहे हैं, M1 M2 दोनों, तो टोटल 2 डिवाइड हो रहे हैं 5 से, माइनस 1, तो 25 माइनस 1 हो गया 24, तो ये सही है। जी कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। अब ये मत कर देना 10 की पावर 10 1 करके, मतलब प्राइम के लिए केवल फॉर्मूला वैलिड है, तो प्राइम नहीं है अगर, है ना। तो 10 ऑर्डर का चाहिए, तो फिर वही तरीका है अपने पास, क्या A, B का ऑर्डर मुझे चाहिए 10, मतलब मुझे चाहिए एलसीएम ऑफ ऑर्डर A एंड ऑर्डर B मुझे चाहिए 10। अब A किसका एलिमेंट है? A एलिमेंट है आपका Z10 का और B Z15 का, तो A Z10 का एलिमेंट है और B Z15 का एलिमेंट है। A Z10 का एलिमेंट है तो A का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। B का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? B का ऑर्डर हो सकता है 1 3 5 15। अब आपको इसमें से चूज करना है कि ऑर्डर A ऑर्डर B क्या लें। ऑर्डर A अगर 1 लें तो 1 का तो किसी के साथ भी एलसीएम जो है वो 10 नहीं आएगा। 2 लें तो अगर 2 लेते हैं तो 2 का 5 के साथ एलसीएम 10 आएगा, और 5 लें तो इसका किसी के साथ नहीं आ रहा, 5 ले तो 5 का भी किसी के साथ नहीं है, 10 ले तो 10 का 1 के साथ भी एलसीएम जो है 10 आएगा, और 10 का 5 के साथ भी एलसीएम 10 आएगा। अब ये हो गया आपका, क्योंकि ये सब Zn के एलिमेंट है तो 52 इंटू 5। देखो ऑर्डर A 2 हो सकता है, तो ऑर्डर A 2 हो सकता है तो ऐसे कितने A मिलेंगे? 52। ऑर्डर B 5 हो सकता है तो ऐसे कितने B मिलेंगे? 5। क्यों? क्योंकि ये A B एक साइक्लिक ग्रुप से ले रहे हो, है ना, और हमेशा नहीं मिलेंगे। यहाँ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि B का ऑर्डर 15 को डिवाइड कर रहा है। जिस भी आप क्या नाम है ग्रुप से ले रहे हो, पहले ही आपने पॉसिबिलिटी निकाल ली है कि B के ऑर्डर 1 3 5 15 पॉसिबल हैं साइक्लिक ग्रुप में। जो भी साइक्लिक ग्रुप हम ले रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली Z15 ले रहे हैं, और A कहाँ से आ रहा है? Z10 से आ रहा है, तो Z10 में 2 ऑर्डर 10 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, और Z15 में 5 ऑर्डर के 10 ऑर्डर के और ये सारे ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। कितने मिलेंगे? तो Zn में किसी भी D ऑर्डर के 5D मिलते हैं अगर D n को डिवाइड करता है तो, ठीक है। तो 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे? 5 2। 5 ऑर्डर के कितने मिलेंगे? 5 5। 10 ऑर्डर के कितने मिलेंगे? 5 10। एक ऑर्डर का कितने मिलेगा? 5 1 लिख दो, चाहे एक ही लिख दो, है ना, और 10 ऑर्डर के फिर से 5 10, और 5 ऑर्डर के फिर से 5 5। ये हो गया 2 इंटू 4, 5 5 4 होता है, ये हो गया 4, 5 10 4 होता है, ये हो गया 4 इंटू 4,
है ना। ये 2 नहीं आएगा भाई, ये 1 है ना, 5 2 इज 1, तो 4 4 8 और 16 24, ठीक है। तो G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, ये भी सही है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया ACD, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म वगैरह काउंट कराने के, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं कोई और भी अच्छा सा टॉपिक लेकर के, ताकि आप लोगों के लिए जितना भी अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करें। पर आप लोगों को भी मेहनत करनी है, याद रखिएगा, हम कितना भी कराएं बिना आपके मेहनत की चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।